जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे के लिए साइंस। देखिए, रेलवे के बहुत सारे एग्जाम इस समय लगे हुए हैं और सभी लोगों को ये चिंता रहती है कि हम लोग साइंस कहाँ से पढ़ें। और रेलवे ने भी कहा है कि हाई स्कूल लेवल की साइंस पूछी जाएगी। तो आप लोग सोचते हैं एनसीईआरटी हम लोग कहाँ से खोजें। तो भाई, जो एनसीईआरटी की बुक्स है 9th और 10th की साइंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। चाहे वो एलपी हो, चाहे टेक्नीशियन हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे आरपीएफ हो, जितनी भी वैकेंसी अभी तक रेलवे की आई है और जो आगे आने वाली है, सभी एग्जामों में जहाँ पे भी साइंस पूछी जाती है वहाँ पे एनसीईआरटी क्लास 9 और 10th की साइंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाली है। बहुत सारे प्रश्न केवल एनसीईआरटी से ही बनते हैं। इवन आप हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स कुछ भी देख लें, सारी चीज़ें एनसीईआरटी से ही पूछी जाती हैं। आप लोग जो बुक्स लाते हैं वो एनसीईआरटी आधारित तो होती हैं, पर जो एनसीईआरटी का मेन सिलेबस है उसको नहीं कवर करते हैं। आप लोग देख लें, जो क्लास 9 का है ये हमारा जो मेन चैप्टर है ये है, और उसके बाद क्लास 10th के देख लीजिए, ये हमारे चैप्टर है। और आप देख लेना, यहीं से सवाल पूछे जाते हैं, यहीं से क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए वो हमें थोड़े अटपटे लगते हैं क्योंकि हमने वो भाषा पढ़ी ही नहीं होती है। आप अगर मेन जो हमारी एनसीईआरटी की बुक्स है 9th और हाई स्कूल की, अगर आप वो देखेंगे तो आप खुद पाएंगे कि हाँ, वास्तव में इसी से पूछा जाता है। चलिए, आज हमारी पहली क्लास है, पहला चैप्टर है। एक तरफ से शुरू करते हैं और एक एक चीज प्रैक्टिकल से बताते हैं। जो भी प्रैक्टिकल है, हर एक चीज कोई रटना नहीं पड़ेगा, समझने से ही आपको तैयार हो जाएगा। तो देखते हैं, सबसे पहले जो हमारा पहला चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ। तो देखिए, इसमें जो सबसे पहले हम लोग पदार्थ के बारे में जान लेते हैं। तो पदार्थ की परिभाषा क्या है? विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ नाम दिया। अर्थात सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है और स्थान घेरती है। स्थान घेरने का मतलब आयतन होता है। जैसे आप अपनी नजर चारों तरफ दौड़ा के देखते हो तो आपको बहुत सारी वस्तुएं नजर आती हैं जिनका आकार, बनावट सब कुछ अलग अलग होता है और उनकी आकृति भी अलग होती है। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो हम खाते हैं, और एग्जाम्पल हमारे क्या हो सकते हैं, जैसे पत्थर, बादल, तारे, पौधे एवं पशु, रेत का कण, ये सभी हमारे क्या है? ये सभी हमारे पदार्थ हैं। उसके बाद जो हमारे प्राचीन दार्शनिक थे उन्होंने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में विभाजित किया था। कौन कौन से थे? देखिए, हमने इसको नोट करके भी लिखा हुआ है। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है। ये 5 तत्व कौन कौन से हैं हमारे? वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। और इनके अनुसार इन्हीं 5 तत्वों से सभी वस्तुएं बनी हैं, चाहे वो सजीव हों चाहे निर्जीव हों। और उसी समय के जो यूनानी दार्शनिक थे उन्होंने भी इसी तरीके से पदार्थ को परिभाषित किया था। इसके बाद बात कर लेते हैं, जो आधुनिक वैज्ञानिक हैं उन्होंने पदार्थ को 2 भागों में बांटा है, एक भौतिक अवस्था और एक रासायनिक अवस्था। तो इस चैप्टर में हम लोग पदार्थ की भौतिक अवस्था के बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं पदार्थ का जो भौतिक स्वरूप है वो क्या है। तो पदार्थ के भौतिक स्वरूप में पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ हमारा क्या है? कणों से मिलकर बना होता है। बहुत समय से 2 विचारधाराएं प्रचलित थी। एक विचारधारा का कहना था कि पदार्थ लकड़ी की तरह सतत होता है, और दूसरी विचारधारा ये थी कि पदार्थ हमारा रेत के कणों की तरह मिलकर बना होता है। पूरा एक एक चीज हमने नोट किया हुआ है। पहली, पदार्थ की प्रकृति के संबंध में 2 विचारधाराएं प्रचलित थी। पहली क्या थी? पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होते हैं। और दूसरी विचारधारा क्या थी? पदार्थ रेत की तरह के कणों से मिलकर बने होते हैं और सभी पदार्थ कणों से बने होते हैं। तो हम लोग इसको एक प्रैक्टिकल के माध्यम से समझते हैं। देखिए, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। अब देखिए, जैसे आपने एक ये गिलास लिया और इसमें ये जल है। अब आप नमक या चीनी, आपकी जो मर्जी हो, नमक या चीनी ले लें और उसको इस जल में मिला दें। इस जल में मिला दें और किसी कांच की छड़ से, ऐसा नहीं है कि आप किसी लकड़ी से, क्योंकि आप जब लकड़ी डालेंगे तो वो सोख लेगी, कुछ जल उसमें जाएगा, तो आपको कांच की छड़ से इसको मिला लेना है, अच्छे से मिला लेना है। अब आपको देखना है, जब भी आप जल भरना और ये मिलाने से पहले आप यहाँ पे एक टिक लगा लेना गिलास में। और जैसे ही नमक या चीनी आपने डाली और उसको कांच की छड़ से मिलाया और जैसे ही वो पूरा का पूरा घुल जाता है, उसके बाद आप देखना क्या इसके जल के स्तर में कोई बदलाव आया है, या नमक या जो शर्करा जो आपने घोली वो कहाँ गायब हो गई। आप लोग जरूर इस चीज का परीक्षण करें और आप खुद पाएंगे कि जो नमक और शर्करा के कण थे वो जल के कणों के बीच में ही घुल गए या मिल गए। तो जो हमारे नमक या चीनी के जो कण थे वो जल के कणों के बीच में जो रिक्त स्थान है वहां पे क्या हो गए? समाहित हो गए या मिल गए। इसीलिए तो इस जल का स्तर नहीं बढ़ा। अगर वो इन कणों, जल के कणों के बीच जो रिक्त स्थान होते हैं उसमें ना आए होते तो जल का स्तर अपने आप ही बढ़ गया होता। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं। आपने देखा, कणों से मिलकर बने थे और उनके बीच में रिक्त स्थान था। हम लोगों ने नमक या चीनी मिलाई
तो वो उन रिक्त स्थानों के बीच में समाहित हो गए। इस तरीके से हमारा ये प्रैक्टिकल प्रूव करता है कि पदार्थ क्या है, कणों से मिलकर बना होता है। उसके बाद जो हमारा एक और भौतिक गुण है वो क्या है, पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं। ये भी एक प्रश्न बनता है कि अगर पदार्थ कणों से मिलकर बना है तो पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं। तो देखिए पदार्थ अत्यंत छोटे होते हैं, इनकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसको भी हम लोग एक प्रैक्टिकल के माध्यम से समझेंगे। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आप 2-3 बीकर लेना, आप नाप लेना लगभग 100 ml जल आ जाए। आपने जैसे ये लिया, ये सभी मान लेते हैं कि हम लोग 100 ml के हैं, ठीक है। आप क्या करना, इसमें 100 ml, इसमें कोई भी कलर मिला लेना, इस 100 ml पानी में कलर मिला लेना, और ये सभी 90-90 ml के हैं, ये 90-90 ml के हैं सभी। तो इन सब में आपने क्या किया, 90-90 ml जल भर लिया, वो भी आपका साफ पानी है। और जो आपने ये 100 ml कलर लिया था, इससे क्या करना, आप 10 ml इसका पानी निकालना जो रंगीन पानी है, और एक ऐसे नलिका में भरना और उस नलिका को इसमें पलट देना, तो ये भी 100 ml हो जाएगा। तो इसी तरीके से फिर इससे 10 ml निकालना, इसमें भरना, फिर इससे 10 ml निकाल के इसमें भरना। आप जब लास्ट में देखेंगे, देखिए यहाँ पे जितना डार्क था, फिर यहाँ थोड़ा हल्का होगा, फिर हल्का होगा और फिर हल्का होगा। ये हल्का तो होता जाएगा, लेकिन पानी आपको अभी भी रंगीन नजर आएगा, अभी भी रंगीन आ जाएगा। जबकि आपने देखा कि यहाँ से कुछ कण आपने उठाए, कुछ कण कम हुए, कुछ कण कम हुए, कुछ कण कम हुए, मतलब कण छोटे होते जा रहे हैं लगातार। और आप पाएंगे कि जो पानी का रंग है वो हल्का तो हुआ, लेकिन रंगीन नजर आ रहा है। आपको आ रहा है या नहीं? इस तरीके से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि पदार्थ के कण छोटे तो होते हैं, पर कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि छोटे होते ही चले जाते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं और इनकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। देखिए बहुत सारे ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं जो बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए। आपको मैं कोई प्रश्न भी दूंगा, अभी मैं जब आपसे प्रश्न पूछूंगा तो आपको इनका पूरा एक एक सोल्यूशन पता चलेगा। देखिए पदार्थ के कणों के बीच में कुछ रिक्त स्थान होता है, इसका हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे। अभी अभी हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लगाया था, वो एग्जाम्पल कौन सा था, हम लोगों ने एक गिलास लिया था, उसमें जल भरा था और उसमें हम लोगों ने क्या मिलाया था, नमक या चीनी मिलाया था। जब ये दोनों चीजें जल में मिलाई तो जल के स्तर में कोई भी फर्क नहीं पड़ा था, कोई भी फर्क नहीं पड़ा था। इसका मतलब इसके कण इसके बीचों बीच समावेशित हो गए थे। तो इससे पता चलता है कि जो भी पदार्थ है उनके कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, तभी तो ये चीजें उसके अंदर समाहित हो गई। और इसके और सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे आप क्या करते हैं, चाय या कॉफी बनाते हैं, चाय या कॉफी में बहुत सारे पार्टिकल आप लोग कर डालते हैं, जैसे आपने चाय डाली, चीनी डाली, कुछ लोग नमक भी डालते हैं, सब लोग मिला के बनाते हैं, तो ये सब क्या उसी में समाहित हो जाते हैं। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे नींबू पानी आप बनाते हैं, पानी में आप नींबू डालते हैं, वो उतने में ही मिल जाता है, जल के कणों में ही समावेश हो जाता है नींबू। तो इस तरीके से ये इसके एग्जाम्पल है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। आपके घर में धूप बत्ती या अगरबत्ती होगी, आप क्या करें, उसको एक कमरे के कोने में रख दें और आप दूर खड़े हो जाए, और फिर आप देखें कि आपको उसकी सुगंध आ रही है, नहीं आ रही होगी, तो आप क्या करेंगे, उसके पास जाएंगे और उस पर आप देखेंगे तो आपको सुगंध आएगी। अभी आपने जलाया नहीं है। उसके बाद फिर आप उसी को, जो धूप बत्ती अगरबत्ती आपने ली है, आप उसको जला दें और आप कहीं दूर खड़े हो जाएं और आप देखेंगे कि आपको उसकी सुगंध आ रही है। इसका मतलब कि पदार्थ के कण गतिशील होते हैं, गति करते हैं। तो ये एक चीज तो समझ में आ गई कि पदार्थ के कण गति भी करते हैं, लेकिन वो पदार्थ के कण गति कैसे करते हैं। जैसे आपने तापमान दिया तो पदार्थ के कण तेजी से गति करने लगे और आपके पास आए, आपको उसकी सुगंध प्राप्त हुई। तो ये एक कारण होता है कि हाँ, पदार्थ के कण गति भी करते हैं, और जब तापमान बढ़ाते हैं तो ये अपनी गति को और तेज कर देते हैं। अब जैसे ही अगरबत्ती को जलाया, कितनी तेजी से आपके पास सुगंध आई, तो मतलब इससे पता चलता है कि तापमान बढ़ाने से पदार्थ के कण और तेजी से गति करते हैं। तो देखिए यही पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात इनमें गतिज ऊर्जा होती है और ताप बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। वैसे आप थोड़ा सा पास गए थे तब उसकी सुगंध आई थी, लेकिन जैसे ही आपने धूप बत्ती अगरबत्ती को जलाया, कितनी तेजी से आपके पास सुगंध आई। इससे पता चल गया ना कि तापमान बढ़ाने से गतिज ऊर्जा भी बढ़ती है और पदार्थ के कणों की गति भी बढ़ती है। इसके बाद हम लोग एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आप एक गिलास जल लें और उस जल में आपके पास कोई भी स्याही हो, लाल नीली कोई भी स्याही हो, आप जब उसको यहाँ से डालेंगे, एक बूंद डालेंगे, तो वो क्या होती है, यहाँ पे आके वो फैलने लगती है, सब जगह फैलने लगती है। इससे भी हम कह सकते हैं कि उसके पदार्थ के कणों जो है वो गतिशील होते हैं। आप लोग भी ये प्रैक्टिकल कर सकते हैं। मैं जो भी प्रैक्टिकल लूंगा
वो डेली बेसिस पे होगा। आप लोग खुद कर सकते हैं, ये कोई महंगा प्रैक्टिकल नहीं है, आप सब लोग कर सकते हैं अपने घर में। जल भी मिल जाएगी, स्याही भी मिल जाएगी, धूप बत्ती भी मिल जाएगी, अगरबत्ती भी मिल जाएगी। तो ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अभी तक कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको रटनी हो। पदार्थ क्या होता है, मैंने आप लोगों को बता दिया कि जो भी हम लोग देखते हैं चीजें, वो सभी क्या है, जो भी वस्तुएं हैं वो पदार्थों से मिलकर बनी होती है। क्या होते हैं पदार्थ? रेत के कण, पौधे, बादल, तारे, जो हवा लेते हैं, जो हम लोग खाना खाते हैं, ये सब क्या है, ये हमारे पदार्थ हैं। फिर उसके बाद प्राचीन दार्शनिकों ने इनके 5 तत्वों में विभाजित किया है। कौन कौन से 5 तत्व हैं? वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश, इन सब में विभाजित किया है। उसके बाद हम लोगों ने पदार्थ के भौतिक स्वरूप को समझा, रासायनिक स्वरूप को हम लोग आगे समझेंगे। तो भौतिक स्वरूप में क्या कहा गया है, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, आपको एग्जाम्पल दे दिया मैंने। उसके बाद बात कर लेते हैं पदार्थ के कण कितने छोटे हैं, ये भी मैंने बता दिया, विद प्रैक्टिकल के बता दिया कि पानी रंगीन तो बना रहता है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं, इसका भी मैंने आप लोगों को प्रैक्टिकल करा दिया। धूप बत्ती, अगरबत्ती का, कि जब आप तापमान बढ़ाते हैं तो कितनी तेजी से सुगंध आपके पास पहुंचती है। तो ये पदार्थ के कण निरंतर गतिशील भी रहते हैं। तो आप लोगों को ये भी चीज समझ में आ गई। कल हम लोग जो बात करने वाले हैं विसरण के लिए बात करेंगे, क्योंकि विसरण हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको समझाना आसान भी है, इसको समझना आसान भी, और इससे प्रश्न पूछा जाता है। तो कल हम लोग विसरण के बारे में बात करेंगे। आज का वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, लेकिन आप लोग समझ जाइए रेलवे के सभी एग्जामों में एनसीईआरटी की साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जहां पे भी साइंस पूछी जा रही है ये बहुत आप लोगों के लिए उपयोगी रहेगा। तो आप लोग हमारे साथ जरूर जुड़े रहें, वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको लगातार ऐसे ही क्लास 9 के और 10th के और 8th के भी बहुत अच्छे से साइंस पढ़ा दी जाएगी, जिससे कि रेलवे का कोई भी एग्जाम हो आपके साइंस के प्रश्न गलत ना हो। बहुत से लोग गलती करते हैं कि कोई और बुक्स हैं जो लिख देते हैं कि एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित, पर वो लोग ये चीजें ना ही डिस्क्राइब करते हैं ना ही प्रैक्टिकली बताते हैं, रटवाते रहते हैं, और फिर क्या होता है 4 से 5 प्रश्न ऐसे आ जाते हैं जो आपने पढ़े ही नहीं होते। फिर आप कहते हैं कि अरे ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया, ये किस किताब में मिलेगा? भाई ये किसी किताब में नहीं, ये सारे प्रश्न जो आपको दिए होते हैं ये एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। अगर आपने ये 9th 10th और 8th की बुक पढ़ ली, आपके लिए साइंस पर्याप्त है, फिर आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो पूरे नोट्स मेरे पास तैयार हैं, आप लोगों को इसी तरीके से एक एक चीज डिटेल में डीपली विद प्रैक्टिकल के हर एक चीज समझा दी जाएगी, बता दी जाएगी, और आपको समझ में आ जाएगा। तो मेरे आप लोगों को मजा आया होगा। तो ये वीडियो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे विसरण क्या होता है और पदार्थ की अवस्थाएं क्या होती हैं। अभी तक आपने पदार्थ की अवस्थाओं में सिर्फ पढ़ा होगा कि ठोस क्या, द्रव क्या, गैस क्या, बस। लेकिन हम आपको प्रैक्टिकल के माध्यम से, जहाँ पे आपको रटना नहीं होगा, कुछ भी नहीं, आप खुद सोचिए आज जो मैंने पढ़ाया कि आपको रटने की जरूरत पड़ी, अगर आप अच्छे से समझ लेंगे, एग्जाम्पल याद कर लेंगे, प्रैक्टिकल याद कर लेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी आपको रटने की आवश्यकता पड़ी। इसी तरीके से हम लोग मजेदार तरीके से पूरा रेलवे के लिए कवर कर रहे होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।